गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज मैं राधा टीचर आपके सामने व्याकरण का पिटारा लेके आई हूँ। चलो देखते हैं फिर कि व्याकरण में हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। जैसे आपको पता है कि 9th के बच्चे 8th से ही थोड़ी व्याकरण सीख के आए हैं, जिसमें आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के बारे में सीखा होगा, विशेषण भी सीखा होगा, अव्यय भी सीखे हैं। जी हाँ, और 9th के बच्चे जो 10th में गए हैं उन्होंने तो बहुत सारी भाषा के अंतर्गत व्याकरण को सीखा है। तो अभी जैसे पहले व्याकरण में ये सब क्यों जरूरी है अगर मैं पूछूं, तो मैं यहाँ पे 2-3 बच्चों को बुला के लाई हूँ, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी और देखते हैं वो क्या देते हैं जवाब। तो बच्चों, व्याकरण में ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसकी जरूरत क्यों होती है? टीचर, हमें इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें वाक्य बनाकर उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि कुछ अलग भाषीय लोग जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। इसके लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है ताकि वाक्य बराबर फिट हो सके। बहुत अच्छे, सही बात है। व्याकरण हमारी भाषा को एक संजो करके देने का काम करता है। ऐसे ही कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें संज्ञा लगती है, सर्वनाम लगता है, विशेषण आते हैं, उसके बाद आती है क्रिया। तो बच्चों, आज हम थोड़ी बातें क्रिया के ऊपर करेंगे, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि संज्ञा, तो जैसे अभी छोटा सा रिकॉल करते तो संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? जैसे अगर बोले तो सारी चीजें संज्ञा, पूरे वर्ल्ड इज फुल ऑफ विद संज्ञा, यानी कि ये दुनिया ही संज्ञा से भरी पड़ी है। जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, खिड़की, छत, फैन, दरवाजा, बॉटल, सब हर चीज संज्ञा में ही आ जाता है। और अगर सर्वनाम की बात करें तो क्या होता है? संज्ञा शब्दों की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहते हैं। यस, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद विशेषण शब्द भी आ जाते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम को की विशेषताएं बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन क्या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जोड़ के कोई वाक्य पूरा किया जा सकता है? नहीं होता है। जैसे कि मुझे एक उदाहरण बताओ जरा चैतन्य, क्यों नहीं पूरा हो सकता है वाक्य? क्योंकि है ना, जब हम सर्वनाम और संज्ञा और विशेषण ये 3 वाक्य जोड़ते हैं तो 3 शब्दों को जोड़ते हैं तो हमें क्रिया की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य पूरा ही नहीं होता। और ये तीन तो मेन है ही, पर क्रिया अगर आ जाए तो ही वाक्य पूरा होता है। मुझे एक उदाहरण के द्वारा बताइए, कैसे क्रिया के बगैर कैसे नहीं वाक्य पूरा होगा? एक उदाहरण के आधार पे बताइए जरा मुझे, कैसे क्रिया की क्यों जरूरत होती है? टीचर, एक उदाहरण, एक वाक्य है, मैंने खाना। मैंने खाना में मैंने ये सर्वनाम है और खाना ये संज्ञा है जी। तो ये मैंने खाना, ये कोई वाक्य हुआ ही नहीं। जब मैंने खाना खा लिया, ये 2 शब्द और जुड़ जाए तो यह वाक्य में कन्वर्ट होता है। बहुत बढ़िया। खाना खाया या खा लिया, एक भी अगर हमने क्रिया जोड़ दी तो वाक्य पूरा हो जाता है। तो ये होती है हमारी क्रिया, जो कि महत्वपूर्ण कार्य अदा करती है वाक्य को बनाने में। जैसे कि अभी हम क्रिया के बारे में और आगे बढ़ते हुए क्रिया की परिभाषा की बात करेंगे, ठीक है? क्रिया की परिभाषा और प्रकार। ओके बेटा, आप यहाँ पे ये उदाहरण आपको दिख रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। उदाहरण जरा पढ़ो तो। टीचर, यहाँ लिखा है राम पढ़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कौन सी क्रिया शब्द दिख रहा है? यहाँ पे क्रिया शब्द है पढ़ना। पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया शब्द है। और दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? मीना नाच रही है। यहाँ पे आपको कौन सा क्रिया शब्द दिख रहा है?
मीना का नाचना यानी नाचना। नाचना शब्द क्रिया है। तो हम इन उदाहरणों के द्वारा जान गए कि हर एक वाक्य जब क्रिया से परिपूर्ण होता है तो ही वो वाक्य संपूर्ण बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया की परिभाषा। ठीक है, तो चैतन्य यहाँ पे हमें ये क्रिया की परिभाषा दिख रही है। चलो पढ़ते हैं कि क्रिया की परिभाषा में क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताओ तो। क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से बदलता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि क्रिया का अर्थ ही है कार्य करना, यानी कि जिन शब्द या पदों से कोई ऐसा पता चले कि कुछ कार्य किया जा रहा है, जैसे हंसना, रोना, खेलना, पीना, आना, जाना, मारना, बैठना, ये सब कुछ न कुछ कार्य की तरफ हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो ये शब्द जो होते हैं क्रिया शब्द होते हैं और इन्हें व्याकरण में विकारी शब्द, विकारी मतलब क्या होता है, जिनमें विकार पैदा होता है वो विकारी शब्द होते हैं। यानी कि इनमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे राम जाता है तो सीता जाती है, राम हंसता है तो बच्चे हंसते हैं। उसी वर्ब को, उसी क्रिया को हम अलग रूप में थोड़ा सा कन्वर्ट करके बदलते हैं तो वो विकारी शब्दों के अंतर्गत भी आ जाते हैं। चलो आगे पढ़ो थोड़ा सा। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाता है। क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। जी बिल्कुल सही कहा। क्रिया के कितने तरह के रूप में वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार बदलती है। प्लस क्रिया हमें काल के बारे में भी इंगित करती है। समय, किस समय क्रिया हुई उसके बारे में भी हमें क्रिया की सीमा के बारे में पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है कि भविष्य। जैसे कि अभी राम जाता है क्रिया है, लेकिन यही जब हम भूतकाल में प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, राम गया या राम जाएगा, भविष्यकाल। तो एक ही क्रिया को 3 तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो वो अलग अलग समय को दर्शाती है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। देखो यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए। और हाँ, ये भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई धातु, यानी कि एक शब्द जो होता है मुख्य क्रिया जिसको धातु कहते हैं, उसमें ना अगर लगा दिया जाए तो वो क्रिया का रूप ले लेता है। और संज्ञा विशेषण से भी क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। जैसे अभी खाना, नाचना, 9 शब्द लगा करके हमने बहुत सारे क्रिया शब्द बनाए हैं। खेल से खेलना, पढ़ से पढ़ना, मार से मारना, पी से पीना, जा से जाना, सो से सोना, लिख से लिखना आदि। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि क्रिया के 2 प्रकार के भेद माने गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। देखते हैं कर्म के आधार पर क्या। कर्म के आधार पे 2 भेद हैं हमारे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चलिए हम पहले, और हाँ फिर भी रचना के आधार पर भी देख लेते हैं। सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है और 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या कहती है।
तो यहाँ पे जो ये अकर्मक क्रिया, अकर्मक, अगर हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के बिना क्रिया। देखते हैं इसमें क्या लिखा, जरा मीना पढ़ो थोड़ा सा इसको। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या समझा चैतन्य, जरा बोलो मुझे। अकर्मक क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कर्म की जरूरत नहीं पड़ती और क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती। हाँ, जैसे कि नीचे दिए गए उदाहरण में हम देख रहे हैं वह पढ़ता है, ये तो कर्म के बिना है। कर्म यानी कोई भी कोई भी शब्द जिसके आधार पर ये क्रिया जो आए, यानी वह पढ़ता है, यह तो अकर्मक क्रिया है। अगर इसके पहले कुछ लगा दिया जाए, रामू पढ़ता है, नहीं, यही तो, क्या पढ़ता है? रामू वह पढ़ता है, क्रिया कर रहा है, कर्म नहीं है, क्या पढ़ता है? शामिल, अभी यहाँ किताब पढ़ता होगा जी। यहाँ पे बोला गया है ना कि क्या का प्रश्न पूछने पर वो उत्तर ना दे तो अकर्मक क्रिया। अभी यहाँ पे आप पूछोगे वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? कुछ नहीं लिखा है उधर, तो ये अकर्मक क्रिया है। मैं खेलती हूँ, क्या खेलती हूँ? कुछ नहीं पता है, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, ठीक है। वह खाता है, खाली खाने का काम कर रहा है, बट क्या खाता है? खाना खाता है, फल खाता है, दिमाग खाता है कि क्या खाता है? कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमारे क्वेश्चन जब हम पूछे कि क्या और उसका उत्तर ना मिले, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। चलो हरी, जरा अब ये स्लाइड में क्या लिखा है? सकर्मक क्रिया, इसको पढ़ना है आपको कि क्या लिखा है यहाँ पे। सकर्मक से कुछ समझ में आता है? सकर्मक का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, सकर्मक, जैसे कि अकर्मक में कर्म के बिना था, यानी सकर्मक में कर्म के साथ होगा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सा यानी सहित, कर्म यानी कर्म के साथ, यानी कर्म लगा होगा उसमें। चलो पढ़ो क्या लिखा है, देखिए। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ ही होता है कि कर्म के साथ या कर्म सहित, जैसा आपने पहले ही बोला कि वो शब्द ही बता रहा है कर्म के साथ, यानी कि जिन शब्दों में अगर हम क्या पूछें, क्या कर रहा है, और उसका उत्तर मिल जाए। ये पढ़ो जरा बेटा मीना। रामू क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो यहाँ कौन सी क्रिया बन गई? सकर्मक क्रिया, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही कोई भी खाली क्रिया लगी होगी तो वो अकर्मक हो जाएगी, लेकिन वो क्रिया का फल किसी और पे पड़ रहा है। खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, खा रहा है तो क्या खा रहा है, सो रहा है तो कैसे सो रहा है। इन क्या शब्दों का जब हम प्रयोग मिल जाता है हमें उत्तर, तो वो क्रिया हो जाती है सकर्मक क्रिया। लगता है कि आपको कुछ और उदाहरण अगर मैं दूं तो शायद ये क्लियर हो जाए। जैसे कि अकर्मक के भेद से हमें पता चलता है कि वह जाता है, हम सोते हैं, मीना बैठी है, पंखा चलता है, ये सब अकर्मक के उदाहरण हैं। लेकिन रामू क्रिकेट खेलता है, मैं
खाना खाता हूँ, बच्चे गेंद खेलते हैं और कुछ बच्चे आम खा रहे हैं, ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम यहाँ पे एक और क्रिया के बारे में जानेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, संयुक्त क्रिया। जैसा हमने पहले आगे की स्लाइड में देखा था कि वो क्रिया के जो भेद बताए गए थे, उसमें एक क्रिया थी कर्म के आधार पे और कुछ क्रियाएं थी रचना के आधार पे। तो कर्म के आधार पे अभी हमने कौन कौन सी क्रिया पढ़ी चैतन्य? कर्म के आधार पे हमने 2 क्रिया पढ़ी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके, अब हम रचना के आधार पे पढ़ने जा रहे हैं। जो पहली क्रिया होगी संयुक्त क्रिया। जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, संयुक्त, संग यानी जुड़ा हुआ, संग यानी साथ में, और युक्त यानी जुड़ा, यानी कि एक साथ कई क्रिया जुड़ी हो अगर एक वाक्य में, तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो पढ़ के बताओ मुझे। जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। वेल सेड। ऐसे ही बोला मैंने पहले भी यही बात कि जब एक से अधिक धातुओं से मिलकर जो बनता है वाक्य, क्रियाओं से मिलकर बनता है जो वाक्य, उसे संयुक्त क्रिया का वाक्य कहते हैं। अभी जैसे उदाहरण में हमें दिख रहा है, मैंने खाना खा लिया। जैसे अभी मैंने अकर्मक क्रिया में क्या सीखा था, मैंने खाया, ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब मैंने खाना खाया, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। लेकिन यहाँ पे दो क्रिया एक साथ जोड़ दी गई। मैंने खाना खा लिया, 2 क्रियाओं को जोड़ दिया गया एक साथ, तो ये किसका उदाहरण बन गया? संयुक्त क्रिया का। दूसरे उदाहरण पर देखते हैं, तुम घर चले जाओ। तुम घर जाओ भी बोल सकते हैं। कहाँ जाओ? तुम जाओ, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। तुम घर जाओ सकर्मक, और तुम घर चले जाओ। चले जाओ, चलना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है। 2 क्रियाओं को जोड़ करके ये वाक्य को निर्माण किया गया है, तो इसको संयुक्त क्रिया का वाक्य कहेंगे। तीसरा उदाहरण कह रहा है कि बच्चे स्कूल चले गए। सेम, चलना जाना 2 क्रिया शब्द हैं और एक ही वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये वाक्य संयुक्त क्रिया का वाक्य कहा जाएगा। चलो 1-2 उदाहरण और हम देखते हैं। सीता हंसते हुए पढ़ती है, या मैं चल कर जाता हूँ। राम खाना खाकर सोया। ये सब उदाहरण में क्या दिखाया गया है कि एक साथ कई क्रिया आ गई है। जब एक साथ कई क्रिया आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। चलो अब आगे हम देखते हैं इसी के साथ ही कौन सी क्रिया आने वाली है। तो रचना के आधार पे दूसरी क्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसे कि ये खुद से कह रही है कि मैं सहायता करती हूँ। क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया के जो सहायता करते हैं वो शब्द सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में आप लोग ने पढ़ा होगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब पढ़े है ना? पढ़े? हाँ, तो वो सहायक क्रिया कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हिंदी में उसके अलावा अलग ही बात है। जब कोई 2 क्रिया एक साथ आती हैं और उसमें जो वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है वो सहायक क्रिया कही जाती है। चलो इसको पढ़ के दिखाओ जरा, क्या लिखा है इसमें। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ का स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक तो कभी एक से ज़्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है। बहुत सही। जो क्रिया जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। मुख्य क्रिया तो आ गई कि वो गिरी, ये मुख्य क्रिया है, लेकिन वो गिर गई, तो यहाँ पे सहायक क्रिया गई लगा दिया गया।
या बच्चे उठे। लेकिन अगर सहायक क्रिया जोड़ना है हमें तो क्या कहेंगे, बच्चे उठ बैठे। वो फिसला, लेकिन वह फिसल गया जब हम कहेंगे तो फिसलने को सपोर्ट कर रही है गया क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया को ये हेल्प कर रही है। क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन है चैतन्य? संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया में क्या अंतर है? दोनों तो एक जैसे दिखते हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न तुमने उठाया, क्योंकि बहुत बच्चों को ये आता है कि संयुक्त क्रिया में भी टीचर ने बताया कि 2 क्रियाएं होती हैं। तो चैतन्य ये समझ के चलो कि संयुक्त क्रिया में खाली 2 ही क्रिया नहीं, 2-3 क्रिया भी हो सकती हैं। मैं उठकर बैठ गया, मैं उठकर बैठ गया। अगर ये कहा जाए तो उठना, उठकर बैठना, ये 3 और गया 3 क्रिया यहाँ पे जोड़ दी गई हैं। तो ये तो एक खाली जानने के लिए कि संयुक्त क्रिया का वाक्य, कई क्रियाएं जब एक साथ होती। लेकिन सहायक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 ही क्रियाएं होती हैं, एक मूल क्रिया, मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं, और एक को सपोर्ट करने वाली क्रिया जो सबसे वाक्य के अंत में आती है। और इसका प्रश्न भी आपको बहुत विभिन्न तरीके से पूछा जाता है। इसके प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको वाक्य दिया रहेगा और वाक्य में पूछेंगे कि सहायक क्रिया पहचानो। तो अभी जैसे यहाँ पे एक वाक्य है बच्चे उठ बैठे, इसमें कौन सी सहायक क्रिया है? बैठे। बैठे, वेरी गुड। उठ क्यों नहीं? क्योंकि वो उठना एक क्रिया है और बैठना ये सहायता कर रही है उठने की। बहुत बढ़िया। और दूसरा एक नियम ये ध्यान रखना है कि जो सबसे अंत में आए क्रिया शब्द, वो ही सहायक क्रिया का वाक्य, वो ही सहायक क्रिया शब्द कहे जाते हैं। ये एक तरीके से आ जाता है। और कभी कभी कुछ शब्द दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप सहायक क्रिया के रूप में इनको प्रयोग करना। तब हम कैसे प्रयोग करेंगे? उन शब्दों को एक मुख्य क्रिया के बाद ही डालना पड़ेगा। जैसे कि गया शब्द हमको दे दिया गया तो वह फिसल गया। अगर वह गया कहेंगे तो बनेगा क्या सहायक क्रिया? नहीं, वो उसके पहले एक क्रिया आपको डालनी ही है, फिर गया सहायक क्रिया का वाक्य बनेगा। तो यही अंतर होता है। आपके क्वेश्चन का उत्तर मिला? हाँ। कंफर्म हुआ? हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। क्या अंतर है सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया में, जरा बताओ। सहायक क्रिया में जो क्रिया सबसे अंतिम में आती है और एक क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया में एक वाक्य में 2 से 3 क्रिया भी हो सकती है। वो तीनों क्रियाएं कही जाती हैं। 3 क्रिया, 2 क्रियाओं वाला एक वो वाक्य जो होता है उसको संयुक्त क्रिया का वाक्य कहते हैं और उसे उस तरह से पहचानना है। जबकि सहायक क्रिया पहचानने के लिए हमको अंतिम क्रिया पे ध्यान रखना पड़ता है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया। चलो शुभम जरा पढ़ो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है? जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अच्छा भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो देखते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं के प्रयोग से ये पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है, यानी कि मैं तुमसे कार्य करवा रही हूँ और तुम दूसरे को कुछ प्रेरणा दो कार्य करने की, ये 2 जो क्रियाएं बनती हैं वो होती हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें एक मूल क्रिया होगी और दूसरी क्रिया जो होगी वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी और तीसरी जो क्रिया होगी जिसको तुमने प्रेरणा दी है करने की, वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। मूल क्रिया शब्दों में देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मूल क्रिया शब्दों में आना और वाना ध्वनि को जोड़कर प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण में दिख रहा है, क्या दिख रहा है सुमन? मोहन पौधे को पानी देता है। मैंने मोहन खुद ही दे रहा है पानी, यहाँ किसी को इन्वॉल्व नहीं किया है उसने। मिस यह मूल शब्द है ना? ये हाँ, देना मूल शब्द है। अभी दूसरे में क्या दिख रहा है आपको? मोहन माली से
पौधों को पानी दिलाता है। यानी कि मोहन ने खुद नहीं किया है वो काम, मोहन दूसरे से करवा रहा है वो काम। दिलाता यानी दिलाना हुआ ना मिस? हाँ, दिलाना, देना, दिलाना। फिर तीसरे में क्या दिख रहा है रश्मि? मोहन नौकर से कहकर माली से, मोहन नौकर से कहकर माली से पानी दिलवाता है। यानी कि 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। मोहन ने नौकर से कहा कि माली पानी देगा, यानी कि 3 लोग, प्रेरणा दिया उसने। तो यहाँ पे तीसरा इन्वॉल्व हो गया। तो ये कहाँ, ये किस में चला गया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और इसको कैसे बनेगा? वहाँ दिया, देना था, यहाँ क्या आ जाएगा? दिलाना और वहाँ दिलवाना। वेरी गुड। तो अभी हम देखते हैं आगे कुछ शब्दों के माध्यम से कि इनके रूप कैसे बनते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, कुछ शब्द हैं और उनके प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखे हुए हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखे हैं। शब्द है रोना, तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या बन गया है? रुलाना। और द्वितीय रुलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। जगना, जगाना, जगवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। यहाँ पे आपने देखो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में अगर देखेंगे तो आना और द्वितीय में वाना की आवाज आ रही है, वाना का साउंड आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ थोड़े से नियम और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रथम मूल शब्द में अगर ओ की मात्रा है तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए वो ऊ की मात्रा में बदल जाएगी। प्रथम प्रेरणार्थक में अगर ए की मात्रा है मूल शब्द में तो प्रथम और द्वितीय बनाने के समय छोटी ई की मात्रा में वो बदल जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि चाहे मूल शब्द में छोटी ई की मात्रा का शब्द हो या बड़ी ई की मात्रा का, छोटे ऊ की मात्रा का शब्द हो या बड़े ऊ की मात्रा का, लेकिन अगर प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना है तो उसमें हमेशा छोटी का स्वर ही लगेगा। जैसे छोटा ऊ भी छोटा ऊ रहेगा और बड़ा ऊ भी छोटा ऊ हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा का शब्द भी छोटी ई की मात्रा से ही बनेगा और बड़ी ई की मात्रा का शब्द भी जब हम बदलेंगे तो बड़ी छोटी ई ही हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। और इसी तरीके से हम वहाँ पे आपको किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे बीच में मूल शब्द दिया होगा, कहीं प्रथम प्रेरणार्थक का रूप गायब होगा, कहीं द्वितीय का भरना होगा, कहीं पे द्वितीय रूप भरा होगा, फर्स्ट का गायब होगा। इस तरह से आपको वो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो आपको ऐसे ही उत्तर भरना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि हम क्या करते हैं आगे। तो बच्चों पहले हम आपसे विदा लें, थैंक यू बोलें। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आप तो बड़े खुश हो गए होंगे कि टीचर अब पक पक करके जाएगी, थैंक यू बोल के। थैंक यू का स्लाइड आ गया आपके सामने, लेकिन नहीं भाई, मैंने इतनी मेहनत की है तो आपसे थोड़ा सा रिकॉल तो बहुत ज़रूरी बनता है। तो देखते हैं हमने आज क्या सीखा है, किसके बारे में सीखा? क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है जरा कोई बताएगा मुझे? मैं जी बोलिए। क्रिया वो होती है जो हर शब्द में आती है, प्लस हर शब्द में कि वाक्य में? हर वाक्य में आती है। जी बिल्कुल। और उस जो हम कार्य करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं और वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य का वो एक शब्द होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे उदाहरण के तौर पे राम जाता है, हम खाते हैं, ऐसे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा कि क्रिया के कई रूप होते हैं। कुछ कर्म के आधार पे क्रियाएं होती हैं तो कुछ रचना के आधार पे। कर्म के आधार पे हमने कौन सी क्रिया पढ़ी शिवानी? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या सीखा आपने? जो क्रिया के साथ होता है। क्रिया के साथ होता है? हाँ। कि कर्म के साथ? कर्म के साथ जो होता है उसको सकर्मक कहते हैं। हाँ, जैसे कि वो खाना खाने गया, खाना खाती है, खाना खाने गया, यानी कि किसके लिए गया है? खाने के लिए, यानी कि यहाँ कर्म जुड़ा हुआ है। और अकर्मक में क्या सीखा हमने? कर्म के बिना जो
क्रिया हो वो अकर्मक क्रिया कहती है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे कर्म जुड़ा है? है? नहीं जुड़ा है, यहाँ पे कर्म नहीं जुड़ा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कही जाएगी। चलो, सकर्मक अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गई ऐसा लगता है। अब आगे हमने क्या सीखा रचना के आधार पे? पहली कौन सी क्रिया सीखी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या था उसमें? संयुक्त क्रिया में हमें एक वाक्य में 2 से 3 क्रियाएं का समूह होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। बहुत संयुक्त क्रिया का वाक्य कहते हैं। अच्छी बात है। जैसे कि वह बैठे बैठे सो गया। वह बैठे बैठे सो गया। अब इसमें बैठना, सोना, गया, ये सारी क्रिया एक साथ डाल दी गई, इसलिए ये संयुक्त क्रिया का वाक्य बन गया। अब आपको पहचानने के लिए आएगा कि संयुक्त क्रिया का वाक्य पहचानिए, तो जिसमें एक से अधिक क्रिया आपको दिखेंगी वो संयुक्त क्रिया का वाक्य होगा। दूसरी कौन सी हमने क्रिया पढ़ी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, उसमें क्या हमने सीखा है आज? सहायक क्रिया में जो क्रिया होती है वो अंतिम वाक्य के अंत में आती है और एक क्रिया का वो सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जी बहुत बढ़िया। कि एक वाक्य होगा उसमें 2 क्रियाएं होंगी और 2 क्रियाएं ऐसी होंगी जो दोनों एक्शन वर्ड होंगे, करने वाले वर्ब होंगे, और उनमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया कही जाएगी और जो अंतिम क्रिया होगी वो सहायक क्रिया मानी जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके प्रश्न ऐसे आते हैं कि वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया पहचानिए। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो अंत में जो क्रिया आई है वो सहायक क्रिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गई, अंत में है भी आता है, था भी आता है। तो ये है और था क्या है? ये है और था सहायक क्रिया में नहीं आते। ये है और था काल को इंगित करते हैं, तो इसलिए वो है, था चाहिए। इन शब्दों को आपको माइंड नहीं करना है। 2 क्रियाएं जो एक्शन वर्ब के रूप में होंगी उसमें अंतिम क्रिया ही सहायक क्रिया कही जाएगी। इसके अतिरिक्त मैंने और क्या सीखा है आज हमने? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या देखा आपने? प्रेरणार्थक क्रिया में 3 क्रिया होती है, जैसे कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत बढ़िया। मूल क्रिया में मेन शब्द होगा और प्रथम प्रेरणार्थक में होता है कि वो वाक्य वो आना शब्द लगा रहेगा और द्वितीय में वाना शब्द लगा रहेगा। एक मूल क्रिया होगी, एक मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरे से करवा रहा हूँ, और द्वितीय में मैंने दूसरे को प्रेरणा दी कि तीसरे से करवाओ। जैसे कि हमने उदाहरण में भी देखा था, माली फूल को पानी देता है। माली फूल को पानी देता है, ये मूल शब्द देना। माली बच्चे से फूल को पानी दिलाता है। माली ने बच्चे को कहा कि फूल को पानी आदमी से दिलवाए, ऐसा। तो यानी देना, दिलाना, दिलवाना, 3 क्रियाएं हमको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे हमने अंग्रेजी में आप लोग ने पढ़ा होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। वेरी गुड, वही। लेकिन यहाँ पे वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के ही तरीके से ये क्रिया के रूप बदलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपसे धन्यवाद करते हैं। आपने इतनी पेशेंस के साथ इतने मज़े से ये सेशन लिया और सीखा। थैंक यू, वेरी गुड।